हेलो फ्रेंड्स, आजकल एक चीज़ बड़ी चर्चा में है, खासतौर पे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे और इंस्टाग्राम या इस तरह के दूसरे ही मीडियम हो। वहाँ पर एक बात बड़ी चर्चा में है कि बेच दिया, सरकार ने सब बेच दिया। सरकार ये बेच रही है, सरकार रेलवे बेच रही है, सरकार इंडियन एयरलाइंस बेच रही है, सरकार BSNL बेच रही है। तो जो बेच रही है उसका सच क्या है कि भाई क्या वाकई में बेच रही है? फर्स्ट एक चीज़ तो ये, और दूसरा ये कि बेच रही है तो पैसा कहाँ गया, पैसा किसके जेब में जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर के जेब में जा रहा है, सरकार के जेब में जा रहा है, पार्टी के खाते में जा रहा है? वेयर डज द मनी गो if you are selling all these government organizations? तो पैसा कहाँ जा रहा है? देश बेचने की भी बात हो रही है, सरकार की बड़ी लानत मलामत जो है हो रही है इस चक्कर में, और जो है बड़े लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि इसमें बड़ी अतार्किक बातें हो रही है। इसलिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आज इसको थोड़ा सा क्लियर किया जाए कि ये बेचने का वास्तविक अर्थ क्या है, और दूसरा ये कि ये धन कहाँ जा रहा है, किस तरह से इसका यूज़ हो रहा है या मिस यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं शिखर ICS ऑनलाइन और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। हम देखते हैं कि देखिए, बेचना जो है अक्सर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं, PSU कहते हैं, हिंदी में लोक उपक्रम कहते हैं, लोक उद्यम कहते हैं, इनकी बात हो रही है। ये सब सरकार के उद्योग है। ऑल दीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर बीइंग ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार इनको स्थापित करती है, सरकार ही इनको संचालित करती है। इसमें पूंजी भी सरकार की होती है, एटलीस्ट 51% पूंजी इसमें सरकार की होती है। तो ये जो है, इनको सरकार ने स्थापित किया तो सरकार ने ही इसमें इन्वेस्ट किया है। लेकिन वास्तव में अब जब सरकार इसको बेच रही है तो एक्चुअली ये बेचना नहीं है। इसको टेक्निकली बात करें, इसको अर्थव्यवस्था के तकनीकी शब्दों में बात करें तो ये है डिसइन्वेस्टमेंट। फिर से सुनिए, डिसइन्वेस्टमेंट है, विनिवेश है। विनिवेश बोलते हैं हिंदी में, डिसइन्वेस्टमेंट इंग्लिश में। दोनों का अर्थ यह है कि इन्वेस्टमेंट के अपोजिट जाना, डिसइन्वेस्टमेंट। जब आपने कोई सरकारी उद्योग लगाया था, जब आपने कोई PSU एस्टेब्लिश किया था, वेदर इट वाज रेलवे, वेदर इट वाज इंडियन एयरलाइंस, वेदर इट वाज BSNL, वेदर इट वाज FCI, वेदर इट वाज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, चाहे आपका भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो, ये सब जो है सरकारी उद्योग थे और इनमें सरकार ने अपनी पूंजी लगाई। लेकिन सरकार अगर अब इनको या इनका कुछ हिस्सा या इनके कुछ शेयर बेचकर पैसा वापस प्राप्त कर ले, सरकार ने उसमें जो पैसा लगाया था वो प्राप्त कर ले, तो ये विनिवेश है। जब पैसा लगाया तो निवेश था, और जब पैसा वापस प्राप्त कर रहे हैं तो ये क्या है? ये विनिवेश है। व्हेन इट वाज इन्वेस्टेड देन इट वाज इन्वेस्टमेंट, एंड व्हेन द मनी वाज withdrawn from such PSU then it is called to be disinvestment। ठीक है, तो ये एक्चुअली डिसइन्वेस्टमेंट है, जिसको बेचना 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 बोल रहे हैं। एक्चुअली आलोचना के लिए ऐसे ही थोड़े से तीखे और चुभने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये डिसइन्वेस्टमेंट है एक्चुअली। ठीक है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी हमारे यहाँ बहुत पहले से चल रही है, 1993 से चल रही है। नरसिम्हा राव की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी जो है हमारे वित्त मंत्री थे, और उस समय जो है हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की एक पूरी श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, जिसमें हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे थे, जिसमें हम लिबरलाइजेशन कर रहे थे, जिसको हम वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण कहते हैं। LPG भी कुछ लोग बोलते हैं, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उस समय से ही ये चल रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि सब जो सरकारी उद्योग है उसको निजी क्षेत्र में शिफ्ट करना। ठीक है, धीरे धीरे इकोनॉमी को प्राइवेटाइज करना। अब इस पर भी लोग आपत्ति लेते हैं कि साहब प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं, तो उसका भी हम लोग अभी जवाब देखने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉलिसी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं ऐसा करने के कई कारण है। एक तो ये कि पहली चीज़ ये माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एक विस्तृत इकोनॉमी में कि साहब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, पर्टिकुलरली जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है, जो उत्पादनशील गतिविधियाँ हैं, वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग ए गुड्स और सम काइंड ऑफ सर्विसेज, उत्पादनशील गतिविधियाँ सरकार द्वारा संचालित नहीं की जानी चाहिए, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसको लेसिस फेयर का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आप चाहे तो एडम स्मिथ का प्रिंसिपल पढ़िए, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी, उन्होंने भी ये कहा कि सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सरकार का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये लेसिस फेयर का सिद्धांत है। तो इसके अनुसार
अब जो है धीरे धीरे सरकार को इन चीज़ों से अपनी गतिविधियां, सरकार को अपना नियंत्रण, सरकार को अपना हस्तक्षेप हटा लेना चाहिए, इसलिए निजीकरण हो रहा है, ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और ये आज की बात नहीं है, ये आज से 28 साल पहले, 29 साल पहले से शुरू हो चुका है ऐसा, ठीक है। तो ये निजीकरण, और इसका उद्देश्य है धीरे धीरे हमको वेस्टर्न इकोनॉमी की तरफ ले जाना। भाई जितनी वेस्टर्न इकोनॉमीज है वो सब कैपिटलिस्ट है, वो सब की सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जहां पर प्रत्येक कार्य, एक सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाना, परमाणु बम तक बनाना, चाहे वो जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो सब भी वहां प्राइवेट सेक्टर ही बना रहे हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यही होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यही होता है। तो अगर आप पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तरह विकसित होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम भी विकसित देशों में सम्मिलित हो जाएं, डेवलप्ड इकोनॉमीज में इंक्लूड हो जाएं, तो आपको भी तो वैसे परिवर्तन करने होंगे ना। इसलिए हम चेंजेस कर रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन। और उसी प्राइवेटाइजेशन का एक रूप है डिसइन्वेस्टमेंट, इसलिए हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट जो है उससे अब उसको लेके कई प्रकार की आपत्ति भी है। एक आपत्ति ये भी है कि सब डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे तो फिर सरकार के पास क्या बचेगा, डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे तो अभी क्या हो रहा है, रेलवे में सस्ती टिकट मिल रही है, फिर रेलवे में महंगी टिकट मिलेगी, या सस्ती सेवाएं मिल रही है, सस्ती चीज़ें मिल रही है तो वो नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट जब किया जाता है तो सरकार क्या करती है, 10-20% के शेयर बेचती है IPO के माध्यम से। दो तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट होता है, मैं आपको दोनों चीज़ें यहाँ लिख के बताता हूँ। एक तो IPO के माध्यम से होता है, दूसरा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होता है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट दो तरह के। तो IPO वाले में यह होता है कि सरकार उस उद्योग के एक निश्चित प्रतिशत भाग की, पूंजी के भाग की शेयर जारी कर देते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी कर देते हैं, और लोग उसको खरीद लेते हैं। मैं खरीद लेता हूँ, आप खरीद लेते हैं, आपके पड़ोसी खरीद लेते हैं। तो इस तरह से आप शेयर खरीद लेते हैं। अब होता क्या है कि शेयर बेचने से सरकार को पैसा मिल गया, एक चीज़, लेकिन उस उद्योग का प्रबंधन सरकार के पास ही रहा। एक उदाहरण लें, मान लीजिए BSNL की 10% पूंजी के शेयर इन्होंने जारी कर दिए, हमने आपने खरीद लिए, पैसा सरकार को मिल गया, लेकिन 10% की पूंजी का डिसइन्वेस्टमेंट करने के बावजूद BSNL सरकार द्वारा ही चलाई जाएगी। इसको समझिए आप, क्योंकि हम इतने बड़े शेयर होल्डर नहीं होंगे कि हम BSNL चलाएंगे, हमको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू बी द डिसाइसिव अथॉरिटी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी आर हैविंग शेयर, वी आर सम काइंड ऑफ ओनर ऑफ द कंपनी, बट वी विल नॉट टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो तब भी इसका मतलब है कि BSNL को सरकार ही चलाएगी और फिर सरकार अपनी नीतियों के अनुसार काम करेगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, अगर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, सरकार उस उद्योग की एक निश्चित प्रतिशत पार्टनरशिप जो है किसी एक उद्योग को बेच दी जाती है, किसी एक निजी उद्योग को बेच दी जाती है। एक उदाहरण लें, मान लीजिए BSNL की 30% भागीदारी सरकार बेच रही है और टाटा ने उसको खरीद लिया। होता है ये बिडिंग के द्वारा, ध्यान रखना, जो बोली लगवाई जाती है, जो सबसे ऊंची बोली लगाता है वो खरीद लेता है। कल्पना करें कि टाटा ने खरीद लिया, अब टाटा खरीद लेगा तो 30% शेयर टाटा के पास होंगे। तो जब इतनी बड़ी अमाउंट शेयर, जितने बड़े अमाउंट में अगर शेयर किसी एक के पास होंगे तो नेचुरली ही विल टेक पार्ट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ जाएगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ जाएगा तो ही विल ऑल्सो बी ए डिसाइसिव अथॉरिटी, लेकिन ही विल ऑल्सो बी ए डिसाइसिव अथॉरिटी। सरकार के साथ वो भी होगा, ठीक है, तो वो मिलकर निर्णय लेंगे। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि BSNL के रेट बढ़े जाए, या रेलवे का हो जाए तो रेलवे की टिकट बढ़ जाए, या FCI का हो जाए तो FCI के रेट बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसी के लिए वेस्टर्न इकोनॉमीज में, पश्चिमी जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर एक व्यवस्था करके रखते हैं कि वहाँ एक रेगुलेटिव अथॉरिटी बनाते हैं, रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हिंदी में बोलते हैं विनियामक प्राधिकरण बनाते हैं, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ इंश्योरेंस में IRDA बनाया हुआ है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, कि भाई इंश्योरेंस सेक्टर प्राइवेट के द्वारा चलाया जा रहा है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, पर वो अपने मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती, वो IRDA के द्वारा रेगुलेट की जाएगी। जैसे ट्राई है, टेलीकम्युनिकेशन में बहुत सारी कंपनियां हैं, आइडिया है और जियो है और टाटा इंडिकॉम है, लेकिन ये सब अपनी मनमर्जी से काम नहीं करेंगे, बट दे विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ ट्राई, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेबी जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी है, RBI जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऐसे रेगुलेटरी अथॉरिटी बना के आप स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बावजूद लोगों के हितों को, कंज्यूमर कस्टमर के हितों को नुकसान ना हो, इसका ध्यान आप रख सकते हैं।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बेचने के कारण लोगों के हित बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगे। नहीं, हितों की रक्षा आप रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा कर सकते हैं। खास मुद्दा कि बेचा तो पैसा कहाँ गया। मान लो बेच रही सरकार, BSNL को बेच दे, रेलवे को बेच दे, तो पैसा जाएगा कहाँ? ध्यान रखना, पैसा किसी की जेब में नहीं जाता, यहाँ तक कि सरकार के फंड में भी नहीं जाता। ध्यान रखना, 2005 में 2005 में हमारे यहाँ एक संगठन बनाया गया NIF, एक फंड है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, राष्ट्रीय निवेश कोष। और ये तय किया गया है कि जब भी किसी लोक उपक्रम का विनिवेश किया जाएगा, 2005 से है, ध्यान रखना, इसको भी 16 साल हो गए। Whenever a public sector undertaking will be disinvested, then the money arranged from that, the fund arranged from that will be deposited in NIF. जब भी पैसा हमको मिलेगा, जब भी विनिवेश से पैसा मिलेगा, वो कहाँ जमा होगा? NIF में। वो सब भारत सरकार के बजट में नहीं जाएगा, किसी व्यक्ति, प्रधानमंत्री की जेब में नहीं जाएगा, किसी पार्टी की जेब में नहीं जाएगा। इसको समझ लेना जरा अच्छे से, जो आलोचना हो रही है उसमें किसी के पास नहीं जाएगा, NIF में जमा होगा। और NIF की एक शर्त है, NIF की एक शर्त है कि NIF का कम से कम 75% राशि, आप इस पैसे को खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसकी 75% राशि सोशल सेक्टर में खर्च होगी। ध्यान रखना, सामाजिक क्षेत्र में खर्च होगी, यानी शिक्षा में खर्च होगी, यानी लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खर्च होगी, कुपोषण निवारण के लिए खर्च होगी, रोगों के निवारण के लिए खर्च होगी, एपिडेमिक से फाइट करने के लिए होगी, लोगों को बेटर हेल्थ देने के लिए, लोगों को बेटर स्वास्थ्य देने के लिए खर्च होगी। उसको आप कर ही नहीं सकते, इन सोशल क्षेत्रों में ही आपको उसको खर्च करना है, सोशल सेक्टर में ही, सामाजिक क्षेत्र में ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण निवारण, इन सब के लिए ही खर्च करना है। और जो रेस्ट 25% है, दैट कुड बी इन्वेस्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड के लिए, पानी के लिए, रेलवे के लिए, बांधों के लिए, बिजली के लिए, इनके लिए खर्च कर सकते हैं। तो ये अच्छा, कोई खर्च कर दे भाई, सरकार के पास पैसा चलेगा, सरकार अपने हिसाब से बजट बनाएगी और खर्च करेगी? नहीं, NIF का पैसा बजट के पैसे में आता ही नहीं है। NIF का पैसा बजट के पैसे में नहीं आएगा, और आएगा तो भी NIF को एक रिकॉर्ड, एक जो है अकाउंट देना पड़ेगा। द गवर्नमेंट and the finance minister will have to give an account that the money which was withdrawn from NIF, 75% of that money was spent in the social sector. ये हिसाब किताब देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वो जो पैसा होता है वो NIF में जाता है साहब, और उसका खर्चा कहाँ होता है? उसका खर्चा होता है सामाजिक क्षेत्र में, अधिकांश तौर पर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कुपोषण निवारण में, महामारियों से लड़ने में। तो पैसा कहीं नहीं गया। बेचा, अगर बेचा भी तो बेच के कहीं पैसा गया नहीं, देश में ही खर्च किया जाएगा। अरे साहब फिर बेच ही क्यों रहे? तो बेच नहीं गए तो फिर देश आगे बढ़ेगा कहाँ? कैसे बेहतर स्वास्थ्य, कैसे बेहतर शिक्षा, कैसे बेहतर जो है महामारियों से लड़ाई हम लड़ेंगे, कैसे बेहतर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, कैसे बेहतर रोड बनाएंगे ताकि देश जो है विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, देश इंडस्ट्रियलाइज्ड देशों की श्रेणी में आ जाए। इसलिए हमको ये पैसा खर्च करना ही है। और दूसरी चीज़, ऐसा करके हम लेसिस फेयर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा करके हम जो है हस्तक्षेप की नीति की तरफ जा रहे हैं, जहां धीरे धीरे चीज़ें जो है निजीकरण हो जाएगा, निजीकृत हो जाएगी। और ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे जितने दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग ऑन द पैटर्न ऑफ दिस लेसिस फेयर, ऑन द पैटर्न ऑफ दिस कैपिटलिज्म। तो हम भी अगर उधर जा रहे हैं तो हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ बेच दिया का सारा विश्लेषण है, एनालिसिस है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप जो है जिसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। बेहतर लगा तो बताइए, बुरा लगा तो भी बताइए, आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आगे भी हम इसी तरह के कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो है आपके सामने लेते आएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।